सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो काफ़ी कुछ नया सीखते हैं। आज जो मैं न्यूज़पेपर उठा रहा हूँ वो है 1 जुलाई का। और इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे चाइना के अंदर क्या क्या हुआ है पास्ट में। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कौन से राइट्स है और करंट में क्या चल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है वो है ये। इसको मैंने कल आर्टिकल में कवर किया था कि जो ड्रोन्स है वो बैन कर दिए गए। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। हुआ क्या है इसका पास्ट, अभी अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जम्मू के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बेस पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है ड्रोन से। ड्रोन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड अटैक है टेररिस्ट के द्वारा। लश्कर ए तैयबा ने ये अटैक कराया है, जिसका वो ही है हेड, कौन? हाफिज सईद। तो यही न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि अब जम्मू एंड कश्मीर की जो वहाँ पर पुलिस है वो सतर्क हो चुकी है और अब उसने बैन कर दिया है कि अब कुछ दिनों तक वहाँ पर कोई भी ड्रोन फ्लाई करता हुआ दिखाई गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यानी ऐसा अलाउड नहीं है, वहाँ पर ड्रोन्स को बेचना भी अलाउड नहीं है अब। तो यही इस न्यूज़ के अंदर था। तो पहली न्यूज़ ये थी। अब जो दूसरी है वो भी मैंने पिछले न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रखी है, वो है एक्स ग्रेटिया। अब मैंने आपको बताया था कि क्या था, पेंडेमिक आया और पेंडेमिक एक नेशनल डिजास्टर है। तो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए होती है हमारे पास एक एक पूरी एक टीम की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये बनाई गई है। तो कोई भी डिजास्टर आएगा तो उसको डील करने के लिए एक एक्ट का यूज किया जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 में पास हुआ था। ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी फॉलो अप कर रहा हूँ इस न्यूज़ को, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी आपदा आएगी तो आपको फैमिलीज को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। वो कितनी होती है? लगभग 4 लाख होती है, कि हर एक फैमिली का मेंबर जो डिसीज्ड हुआ है, जो गुजर चुका है, उसके लिए आप 4 लाख पर पर्सन फैमिली को दोगे। तो यही बात हुई है कि पेंडेमिक में जो व्यक्तियों की मौत कोविड-19 से हुई है उनकी फैमिलीज को भी 4 लाख पर पर्सन मिलना चाहिए, ये कहा गया है एक पेटिशनर के द्वारा। लेकिन अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि आप जल्द से जल्द डिसाइड करो, विद इन 6 वीक्स आप डिसाइड करो कि आप कितना पैसा देना चाहते हो पेंडेमिक हिट पर्सनस को, यानी कितने लाख देना चाहते हो। इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो पेटिशनर ने कहा है 4 लाख पर पर्सन, उसको खारिज करते हुए कहा है कि लेट let the NDMA decide, let the National Disaster Management Authority decide how much money it want to provide to the victims। यानी वो कितने पैसे देना चाहती है जो प्रताड़ित हुए उनको। ये बात थी इसमें। अब अगली बात मैं बता रहा हूँ, सरकार ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हम ये पैसा लोगों को नहीं देना चाहते, यानी एक्स ग्रेटिया हम प्रोवाइड नहीं करना चाहते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। बिकॉज हम चाहते हैं कि बजाय कि हम पैसा पर्सनस के अकाउंट में पहुंचाएं, हम उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए लगाएं, जैसे हॉस्पिटल खोले, वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो वो सप्लाई करें। तो ये सरकार का एक ऐसे ही झमेला था, यानी एक एक दिखावटी रूप था। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये दिखाती है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो इसने डायरेक्शन दिए एनडीएमए को कि आप जल्दी से जल्दी ये बताइए आप कितना पैसा देना चाहोगे, देना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, ये था सेकंड न्यूज़। अब अगली पे चलते हैं। इसमें जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है इस टाइम पे, वो कौन है? एनवी रमना। तो एमनी रमना, इलेक्शन कमिश्नर कह रहा हूँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? एनवी रमना। अब आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कोई भी जजमेंट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए न्यूज़पेपर में उसको कोट किया जाता है उन जजमेंट्स को। तो इन्होंने ही कहा है कि इलेक्शन इज अ नो गारंटी अगेंस्ट टायरनी। अब इसका मतलब क्या है? नो गारंटी अगेंस्ट टायरनी, ये क्या होता है टायरनी? कि कोई अपनी पावर का यूज करते हुए, पावर का इन्फ्लुएंस करते हुए अपने इलेक्शन को जीतने में अपनी अपनी खुद की मदद करे। यानी जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था राजनारायण के खिलाफ, जब जिसके ऊपर इंदिरा गांधी का केस चला था, कि इंदिरा गांधी ने वहां पर गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करते हुए, गवर्नमेंट के पैसे को यूज करते हुए अपना इलेक्शन जीता था। तो इसने ही कहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अगर यहाँ पर इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर आपको गारंटी मिल गई कि यहाँ पे कोई टारने नहीं होगी, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट के जो नेता है वो उस पैसे को यूज नहीं करेंगे अपने फेवर में, ऐसा नहीं गारंटीड है। ठीक है, यही कहा है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो अगली बात मैं बताना चाहूंगा, जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं इंडिया में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो आर्टिकल 324 में होता है। यानी आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि व्हाट आर द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, वो कैसे इलेक्शन कराएगा, फ्री एंड फेयर मीन्स से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो कहाँ कहाँ इलेक्शन कराता है, मैंने आपको बता रखा है एक प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज रिवाइज कर लेते हैं। वो इलेक्शन कराता है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज के, जैसे जो विधानसभा, आप जिसको विधानसभा या विधान परिषद कह लो, ठीक है, इन सारी जगहों के इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कौन कराता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यही बातें मैंने इसमें से निकालने की कोशिश की है, बाकी इतना कुछ था नहीं इसमें, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है। एक बात और थी, आज तक कितनी बार इलेक्शन हुए, आज तक 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं, कहाँ पर, इंडिया में, 17 जनरल इलेक्शंस। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि भले ही इंडिया के कुछ पीपल इलिटरेट है, यानी आप देखते हो कि ठेली वाला ठेली चला रहा है, या कोई भी बहुत सारे इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको इतनी समझ है कि पार्टी कौन सी आनी चाहिए, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब तक 17 बार इलेक्शन हुए हैं और 8 बार ऐसा हुआ है कि जो पार्टी रूलिंग थी वो बदल गई, यानी रूलिंग थी या तो उसको फिर से किसी और पार्टी के साथ गठजोड़ के साथ आना पड़ा, या फिर वो बदल ही गई, यानी कांग्रेस थी तो बीजेपी आ गई, बीजेपी थी तो कांग्रेस आ गई। तो इस तरीके से लोगों को यहाँ सामाजिक समझ है कि कब किस पार्टी को पावर से हटाना है, और आप भी समझ गए होगे अब आगे क्या होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपका राइट है, राइट टू वोट। चलिए, तो अगली बात करते हैं हम, क्या हुआ है, अगली जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर कि ट्विटर को नोटिस भेजा है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस बेसिस पे, कि ट्विटर के ऊपर पोर्नोग्राफी कंटेंट काफ़ी कुछ चलता है, यानी बच्चों की ऐसी इमेजेस जो सरफेस नहीं होनी चाहिए ऐसी ट्विटर के ऊपर चलती है। पोर्नोग्राफी आप समझ ही गए होगे। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था, हमारा न्यूज़ थी। मैं इससे कुछ बातें निकालना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किस अथॉरिटी ने ये ट्विटर को पास जो नोटिस भेजा है वो कौन है, वो है भाई नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये है हमारी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसने नोटिस भेजा है किसको, हमारी इसको ट्विटर को भेजा है। अब समझते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो है क्या। एक्चुअली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जब भी कोई ऐसी संस्था जो सरकार के कानून के द्वारा बनाई जाए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसको ऐसे समझे कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये एक बॉडी जब बनाई गई थी, इसको बनाया गया था कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, यानी पार्लियामेंट ने एक कानून लाई थी 2005 में जिसका नाम ये है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और इस कानून के अंतर्गत ही एक कमीशन बनाई गई जिसको नाम दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो जब किसी कानून के द्वारा कोई एक बॉडी का गठन किया जाए, कोई एक संगठन बनाया जाए, तो उसको ही कहते हैं हम क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब कुछ बॉडीज होती है स्टैट्यूटरी और कुछ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है जो हमारे संविधान ने बनाई है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है इंडिया में, वो हमारे संविधान ने बनाई है, और संविधान के मैंने अभी अभी बताया आर्टिकल 324 में है। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से कोई बॉडी बनाई जाती है गवर्न करने के लिए। एक तो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है जैसे इलेक्शन कमीशन, और दूसरी होगी जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाए, उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो वही कौन सी, हमारी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसने ही ट्विटर के पास नोटिस भेजा है कि हम देख रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें सरफेस हो रही है जो एक बच्चे के राइट्स को हनन करती है। इसको ऐसे समझिए, जो हमारा चाइल्ड के खिलाफ कोई भी एक्ट होता है उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं हम पॉस्को एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यही है हमारा क्या, पॉस्को एक्ट, जो कि लागू हुआ था 2012 में। पॉस्को एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का पीछा करता है, समझिए इसको ध्यान से, समाज के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी बच्चे का पीछा करता है या किसी बच्चे को टच करने की कोशिश करता है या फिर उसका ऐसा कंटेंट बनाता है, ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाता है, तो ये सारी चीज़ें क्राइम है। या फिर उसी बच्चे की बॉडी को एक्सपोज करना चाहता है, ये सारे क्राइम है। यानी पीछा करना भी एक क्राइम है पॉस्को एक्ट के अंदर। जो पॉस्को एक्ट था वो कब लागू हुआ था, 2012 में। अब देखिए पॉस्को एक्ट में और हमारा आईपीसी के धारा में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कमीशन ने जो केस किया है, नोटिस भेजा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ
थ्री थिंग्स भेजा है, एक तो पोस्को एक्ट, एक आईटी एक्ट और एक कौन सा है हमारा आईपीसी। अब देखिए आईपीसी में क्या खामी थी कि हमें पोस्को एक्ट लाना पड़ा। आईपीसी में ये कहीं नहीं लिखा गया कि अगर कोई लड़का है और उसके खिलाफ अगर कोई ऐसे कर रहा है, उसको टच कर रहा है या फिर उसका पीछा कर रहा है या उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है या उसका कंटेंट बना रहा है, तो आईपीसी की धारा में इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था। लेकिन पोस्को एक्ट में क्या है, ये पोस्को एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरफ लागू होता है। अगर किसी लड़के का भी कोई पीछा कर रहा है या फिर लड़के के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रहा है या फिर लड़की का पीछा कर रहा है उसके साथ कुछ करना चाह रहा है, तो ये दोनों के खिलाफ लगेगा पोस्को एक्ट। और पोस्को एक्ट में पहले पनिशमेंट थी 10 साल की, लेकिन 2019 में इसको अमेंड किया गया और अब पनिशमेंट है इसमें 20 साल की। तो आप समझ गए कि आईपीसी क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि आईपीसी के अंदर बॉयज के बारे में बात नहीं हुई थी। लेकिन पोस्को एक्ट में अगर कोई बच्चा है, बच्चा कौन होएगा इस एक्ट में डिफाइन किया गया, बच्चा कोई भी बॉयज या गर्ल वो होगा जो 18 साल से कम उम्र का होगा। ठीक है, तो 18 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हम बच्चे के तौर पे ट्रीट करेंगे इस कानून के अंडर। तो यही बातें थी इसमें जो बताई गई है। अब जो लास्ट बात, जो हमें आईटी एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, अब आईटी एक्ट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जब भी इंटरनेट से रिलेटेड थिंग्स करते हैं तो वहां क्या आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग होगी, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया आईटी एक्ट 2000। तो उस एक्ट के अंदर एक चीज बैन है जो कि पोस्को एक्ट में भी नहीं थी, वो क्या है, ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग होता है कि कोई व्यक्ति कैन बी मेच्योर, ठीक है, जो कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहे, यानी उसको फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहे उसके साथ या फिर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, तो वो कानून के अंडर क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है। तो यही एक्ट आईटी एक्ट के अंदर लिखा गया है। तो इन्हीं तीन धाराओं का यूज करते हुए, कौन सी, पोस्को एक्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट, इनको यूज करते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसने एक नोटिस भेजा है ट्विटर को। तो न्यूज इतनी सी थी, लेकिन मैंने इसमें से आपको काफी कुछ कंटेंट निकालने की कोशिश की है। चलिए तो आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, ये थी भाई आज का जो फ्रंट था बिल्कुल उसकी सारी न्यूज़। और अब जो आगे चल रहा है वो ये भाई साहब आ रहे हैं, देखो आप देख ही रहे होगे कितना, कौन है ये। ठीक है, इनके बारे में एक यहाँ पर आ रहा है और एक मेन आर्टिकल भी इनके बारे में आज छपा हुआ है। ये देखिए किसके बारे में है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैं आपको आज चाइना का सारा इतिहास बताने जा रहा हूँ, क्या हुआ था। देखिए जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था, ऐसे ही चाइना भी एक ऐसी कंट्री हुआ है जो ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन रहा है। तो क्या होता है, 1911 तक वहां पर चाइना के अंदर एक डायनेस्टी होती थी, एक रूल होता, राजाओं का रूल होता था, उसको कहते थे किंग डायनेस्टी। क्विंग डायनेस्टी, ये थी कौन सी, किंग डायनेस्टी। तो 1911 में क्या हुआ, ये कोलैप्स हो गई, यानी इसको हटा दिया गया। और फिर किसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया चाइना पर, फ्रांस और ब्रिटेन का। तो आप इतनी बात समझ गए कि वहां पर भी कॉलोनियल पीरियड था, यानी चाइना के लोग भी किसी और देश के अंडर थे। या पहली बात समझ लीजिए। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वर्ल्ड वॉर 2 आता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो जापान होता है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा कुछ चाइना लाई करता है और यहाँ पर कुछ जाके इधर जापान लाई करता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ये आइलैंड्स दिख रही है जापान है। तो जापान क्या करता है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर चाइना पे आकर कब्जा कर लेता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 चला था 1938 से 1944 तक, 1945 लगा लो। तो 1945 तक लगभग चाइना के ऊपर किसका राज रहता है, जापान का राज रहता है। लेकिन क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान हार जाता है, किससे, यूएसए से। तो यूएसए वहां पर बमबारी कर देता है, आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक हुए थे। तो उस समय पर जापान हार जाता है इस वॉर में, और उसके बाद जो जापान का इन्फ्लुएंस था चाइना के ऊपर वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो जापान एक कॉलोनियल पावर बना हुआ था, जिसने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो उसका कब्जा हट जाता है। अब चाइना के पास 1945 आ चुका है। अब 1945 के बाद क्या होता है, चाइना के अंदर दो मेन ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो आपस में लड़ते हैं, और इसको कहते हैं चाइना का सिविल वॉर। जो कि चाइना का सिविल वॉर कब से कब तक चलता है, चाइना का सिविल वॉर 1945 से 1949 तक चलता है। ये बात मैंने यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए,
मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस जब यहाँ पर रूल करते थे तो उन्होंने क्या करा था, उस समय पर चाइना से छीन लिया था किसको, हांगकांग को। हांगकांग वही इलाका है जो चाइना के अंडर है आज के समय पे, जो यहाँ पर लाई करता है और जहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट वायोलेशन की बातें भी आती है। क्योंकि बीच में क्या हुआ था, पहले ये हिस्सा चाइना का होता था, लेकिन 1911-12 के करीब इसको हड़प लिया था किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। लेकिन बाद में जाके जब चाइना आज़ाद हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ से चले गए, तो ब्रिटेन ने फिर 1997 में हांगकांग को फिर से किसको दे दिया था, चाइना के पास। तो ये सारी हिस्ट्री है हांगकांग की जो व्यक्तियों को नहीं पता होती। तो हांगकांग पहले था हिस्सा चाइना का, फिर गया था ब्रिटेन पे। बाद में 1997 में ब्रिटेन ने चाइना को हांगकांग को दे दिया था, एक कंडीशन पे कि हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी बरकरार रहेगी, आप यहाँ पर राज कर सकते हो लेकिन यहाँ की डेमोक्रेसी को हनन नहीं करोगे। लेकिन आज के समय पर चाइना हांगकांग के अंदर उसकी डेमोक्रेसी को हटा रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बताया था आपको कि वहाँ का एक न्यूज़पेपर था, उसको बैन कर दिया है चाइना ने, कहाँ पे, हांगकांग में। तो ये बातें थी हांगकांग के बारे में। अब अगली बात सुनिए, जब 1949 तक वहाँ पर सिविल वॉर हो रहा था, तो एक समय पर वहाँ पर एक पार्टी थी जो जो पहले बनी थी 1921 में, और वही पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए आज कौन सा साल चल रहा है, 2021, और ये बनी थी 1921। तो 100 साल पूरे हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसलिए सारा न्यूज़पेपर इसकी न्यूज़ से भरा पड़ा है। अब मैं बात करता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए जब 1949 था तो उस समय पे सिविल वॉर हो रहा था, दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था जो जो आज के समय पर कहाँ रहता है, ताइवान के अंदर। देखिए ऐसे समझिए, पहले एक ग्रुप था जो जो पूरे चाइना पे राज करता था 1949 तक, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन फिर क्या होता है, जो आज के समय पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसने उसके खिलाफ लड़ाई की और उस ग्रुप को भगा के कहाँ भेज दिया, ताइवान। तो आज के समय पर जो ताइवान के अंदर गवर्नमेंट है और चाइना के अंदर गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है एक किस्म से। यानी जो ताइवान के अंदर आज के समय पर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है जो 1949 से पहले चाइना में होती थी। और उस गवर्नमेंट को जो आज ताइवान में है उसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसको ही कहते हैं ROC। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखा, ये लिखा है मैंने कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो थी वो 1949 में कहाँ चली गई, ताइवान में चली गई। और उसके बाद क्या होता है, जो माओ माओ जिडोंग है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हेड बनता है, और वो पार्टी जो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हेड बनता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनता है, वही बंदा क्या होता है, चाइना का हेड होता है, यानी उसका प्रेसिडेंट होता है। क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यानी एक पार्टी है और उस पार्टी का एक ही राजा है और वही राजा देश का राजा है, और इसलिए इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन पावर, यानी तानाशाही चलती है पूरी चाइना में। तो इसी तरीके से 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड था वो कौन था, माओ था। और माओ ने फिर क्या कर दिया, माओ ने अपनी कंट्री में यानी चाइना में जो पार्टी बनाई उसका नाम रख दिया क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी उस देश का नाम क्या रख दिया अपने चाइना का पूरे का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर आपको कहीं भी न्यूज़ में दिखे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी समझ जाना ये मेनलैंड चाइना की बात कर रहा है। मेनलैंड चाइना कौन सा है, ये वाला जो ऊपर है यहाँ पर, इसकी बात होगी तो इसको कहेंगे PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अगर ताइवान की बात होगी तो वो बात होगी ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इतनी बात मेरे को आशा है आप समझेंगे। सिंपल सी बात यह है, सिविल वॉर चल रहा था और जो गवर्नमेंट वहां पर राज कर रही थी उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने भगा दिया, कहां पर, ताइवान के अंदर। और उसको ही कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान के अंदर चली गई। और जो फिर चाइना के अंदर पार्टी है आज के समय पर वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जो उसकी गवर्नमेंट है उसको जो जो उस देश को कहा जाता है उसको कहते हैं PRC, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी चाइना का नया नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बातें थी सारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी चाइना के पास्ट के बारे में। अब देखिए मैं आपको 3 लीडर बताता हूँ जो बाद में आए, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हेड बने। भाई इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कह लो या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो इसको CPC कह लेता हूँ मैं, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे आप सरल रहे बताने में। जो जो CPC थे उसके 3 हेड बने आगे। जो पहला था वो था माओ जिडोंग, जो अभी बताया मैंने, और उसका एक नारा था कि हमें जो बाहर की पावर्स थी जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में जापान, इन्होंने हमें दबा के रखा है, अब हम दबने वाले नहीं हैं। तो इसने ही नारा दिया था क्या, स्टूड अप, यानी अब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अब किसी भी बाहर की अथॉरिटी को अपने देश पे कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आज के समय में चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि चाइना का पास्ट था जो वो प्रताड़नाओं से भरा था, यानी उसके ऊपर बाहर के देशों ने आके राज किया था। तो उसके बाद उसने एक पॉलिसी अपनाई थी कि हम वी विल रेटिलिएट विद फुल प्रेशर, यानी हम पूरी ताकत के साथ
विश्व के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे ऊपर दबाव डालना चाहेगा। इसलिए ही आज के समय पर अगर चाइना के खिलाफ कोई भी देश कुछ करता है, थोड़ा भी कुछ करता है, तो चाइना पूरी पावर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि उसने देख रखा है कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ। चाइना एक ऐसा देश है जो अपने पास्ट से काफी कुछ सीखता है। तो ऐसे जो माओ जेडोंग आया, उसने एक नारा दिया था स्टूड अप, यानी हम खड़े हो जाएंगे अब बाहरली पावर्स के खिलाफ अगर हमारे ऊपर कोई कब्जा करने आएगा। अभी देखिए माओ जेडोंग था जो 1949 से 1976 तक इसने राज किया। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहला था वो कौन था? माओ जेडोंग। 1949 से 1976 तक इसने स्टूड अप का नारा दिया। लेकिन इसके जाने के बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो 1978 के बाद एक बंदा आता है, वो था कौन? देंग ज़ाओपिंग। तो जो देंग ज़ाओपिंग था उसने नारा दिया कि चलो अब हम स्टूड अप तो हो गए। अब ये इतने काबिल हो चुके थे 1976 तक, कोई इन विदेशी ताकत इनके खिलाफ नहीं देख सकती थी, मतलब नॉर्मल हो चुके थे। ऐसे नहीं था कि कोई आके यहाँ पर फिर से राज करने लगे। तो जो हमारा देंग आया बाद में, देंग जियोपोंग आया, तो उसने एक नारा दिया क्या? ग्रोथ का। यानी अब समय आ गया कि चाइना ग्रोथ करे, चाइना इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे, चाइना ऊपर उठे। तो इसलिए इसने क्या किया उस समय पर, जो अपने देश की इकोनॉमी थी उसको खोल दिया। पहले से क्या होता है था, देखो पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी फॉलो करता है क्या? कम्युनिज्म, यानी समाजवाद को। तो जो एक किस्म से समाजवाद, जो सोशलिज्म होता है, समाजवाद को फॉलो कौन करता है? चाइना फॉलो करता है एक किस्म से। तो जो समाजवाद ये फॉलो करता था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाइना की इकोनॉमिक बंद थी, यानी जो देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, देश के लोग ही उसको खाएंगे, देश के लोग ही उसको उगाएंगे, और जो बेनिफिट होएगा देश में ही डिवाइड होएगा। यानी बाहर से जो ट्रेड था वो बहुत कम था। कब तक? 1976 तक। यानी विदेशों के साथ ट्रेड बहुत कम था चाइना का। लेकिन फिर जब ये आया देंग जियोपोंग आया, इसने क्या किया? इसने विदेशों के साथ ट्रेड को खोल दिया। अब बाहर का सामान देश में और देश का सामान बाहर जाने लगा। जैसे ही चाइना का सामान बाहर जाने लगा, यहाँ का सामान बहुत क्या था? सस्ता था, तो बाहर ज़्यादा बिकने लगा, तो चाइना की ग्रोथ होने लगी। तो जो ग्रोथ का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जो सेकंड लीडर आया सीपीसी का, वो कौन था? देंग जियोपोंग। और जो देंग जियोपोंग था भाई, इसने क्या किया? इसको ही कहा जाता है हमें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना, यानी आधुनिक चाइना का जो जो बनाने वाला है, जिसने संरचना की, वो कौन है? देंग जियोपोंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इस बंदे के भी दिमाग में एक बात आ गई कि अगर चाइना को प्रोस्पर करना है, चाइना की इकोनॉमिक बूस्ट करनी है, तो हमें ऐसा नहीं है कि पब्लिक पे ज़्यादा ध्यान दे। यानी इसने अगर कोई भी प्रोटेस्ट इसकी पार्टी के खिलाफ होते थे, क्योंकि इसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कर दिए थे चाइना में, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट था कब? 1989, जिसको कहा जाता है तियानमान स्क्वायर मिलिट्री क्रैकडाउन। इसमें क्या हुआ था? कुछ स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट इकट्ठे होके, एक तियानमान स्क्वायर है कहाँ पे? बीजिंग में, वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। किसके खिलाफ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, 1989। तो उस समय पर जो ये देंग जियोपांग था, इसने क्या किया? इसने अटैक करवा दिया उनके ऊपर, और वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई। और अब भी आप देखते हो कि कभी भी न्यूज़पेपर में उस तियानमान स्क्वायर के बारे में जब भी एनिवर्सरी आती है उसकी, अभी पिछले महीने उसकी एनिवर्सरी थी, तो चाइना के अंदर या फिर हांगकांग के अंदर कैंडल्स को जलाया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो यही था तियानमान स्क्वायर क्राइसिस। इसमें देंग जियोपोंग ने क्या क्या तथ्य दिया था? इसने कहा था कि अगर हम एक अच्छी इकोनॉमी पावर बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे आंदोलन को दबाना पड़ेगा। तो इसलिए इसे दबा दिया था आंदोलन को, और इस वजह से इसकी निंदा भी हुई थी। लेकिन इसको ही मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्ट कहते हैं। तो देखिए जो हमारा माओ था शुरू वाला, उसने क्या कहा था? हम स्टूड अप करेंगे, हम खड़े होंगे। तो जो देंग आया, फिर देंग ने क्या किया कि हम ग्रोथ करेंगे। अब जो तीसरा है इस टाइम पे, जो अब तीसरा तानाशाह है, वो कौन है? सी जिनपिंग। तो इतनी बातें आपको कहीं नहीं पता लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में। तो जो सी जिनपिंग है वो काफ़ी, अब उसका मोटिव क्या है? पावरफुल, यानी वो अब वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहा है। अब तक क्या था? जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था तो यूएसए की हिगमनी हो गई थी, यानी बस पूरे वर्ल्ड में किसकी चलती थी? यूएसए की। अब तक किसकी चलती आ रही थी? अमेरिका की। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना उठने लगा है, और अब चाइना जब सी जिनपिंग जब हेड है सीपीसी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, तो अब सी जिनपिंग का एक मोटिव है कि चाइना को मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाना है। और उसने कहा कि फुल पावर के साथ हम, उसकी डिप्लोमेसी क्या है? फुल पावर, कहाँ पर लिखा है? एक सेकंड, उसकी डिप्लोमेसी क्या है? फुल पावर एंड राइज। ये किसकी डिप्लोमेसी हो गई अब? सी जिनपिंग की। देखिए सी जिनपिंग बना था 2012 में, वो पावर में आया था 2012 में। वही हेड किसका इस समय पर? सीपीसी का। तो यही बात हमने आज करी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बने हुए 100 साल हो चुके हैं, और इसने इन 100 सालों में एक बिल्कुल लोअर बेस से एक बिल्कुल अपर बेस पे आ गया है। यानी एक जिसका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं था,
वो अब इतनी पावर पे आ चुका है कि दुनिया में बस उसका ही बोलबाला है और अब हर देश उससे डरता है। इवन इंडिया के साथ भी वो काफ़ी सारी लड़ाइयों में लगा हुआ है। कहाँ पर? गलवान घाटी, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना जब बहुत गरीब था, उसने आज तक लगभग 80 करोड़ बंदों को गरीबी से ऊपर उठाया है। अब सोच के देखो, वहां पे क्या है? सोशलिज्म है, यानी समाजवाद है। चाइना एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यानी दिया तो हर देश में जाता है, लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री होती है, जो समाजवादी होते हैं, वहां पर कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है जो गरीबों का फायदा करे। तो चाइना भी एक सोशलिस्ट कंट्री है एक किस्म से, तो उसने ऐसी स्कीम्स चलाई कि लगभग लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी लाइन से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। और इसी तरीके से वहां पर क्या हुई फिर? इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा जो सेकंड वाला था वो कौन था? डेंग। डेंग ने क्या किया था? पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था। यही बातें थे। और अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है इनके लिए, चाइना के लिए, कि वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन इस डेवलपमेंट के अंदर चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है कि एक तो वहाँ के जो लोग हैं उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हुआ है। जैसे तियानमान स्क्वायर में क्या हुआ? अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसके खिलाफ क्या हुआ? फायर कर दी गई, उनको मार दिया गया। तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हुआ है, यानी जो संविधान ने हमें राइट्स प्रोवाइड किए होते हैं उनका उनका हनन हुआ है एक किस्म से। अगली बात क्या है? चाइना में अथॉरिटेरियन पावर है, यानी जो सरकार चाहेगी, जो सीपीसी चाहेगी वही होगा। ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्या है? बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर एक कुछ गलत कर रहा है दूसरा खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बीजेपी की अब पावर गलत चल रही है तो चाइना कह रहा हूँ, कांग्रेस इसके खिलाफ हो जाएगी। तो बीजेपी और कांग्रेस की लगी रहती है, या फिर आपस में भी जितनी पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहती है। लेकिन चाइना के अंदर क्या है? सीपीसी है, खाली एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके खिलाफ कोई है ही नहीं, उसका द्वंद्वी ही नहीं कोई है। तो अब जो चाहेगा सीपीसी वही होता है कहां पर? चाइना के अंदर। तो यही एक बात हुई है कि यहाँ पर एक अनइक्वल सोसाइटी भी है। अनइक्वल सोसाइटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हो चुके हैं ना, उनके लिए ज़्यादा सोशल स्कीम नहीं है अब। पहले होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है? समय के साथ धीरे धीरे उनके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए अनइक्वल सोसाइटी हो गई। यूथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है चाइना, और जो ओल्ड पीपल है उन पे कम दे रहा है। और एक इसकी ऐसी पॉलिसीज रही है पास्ट में कि इसने अंधाधुंध पॉलिसी लाई है। जैसे मैंने कहा ना, सीपीसी जो चाहता है वो होगा। जैसे इसने क्या किया है पास्ट में? इसने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी ला दी थी कि आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो। अब जब किसी किसी पुरुष और महिला के एक बच्चा पैदा होगा, क्या उस बच्चे का कोई चाचा होगा? नहीं होगा। उसकी बुआ, उसकी मौसी, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि उसका माँ और बाप दोनों सिंगल चाइल्ड हो गए अपने पेरेंट्स के। तो इस तरीके से रिश्ते वहाँ पर बहुत कम हो गए, और वहाँ से सोशल इंटरेक्शन भी लोगों की कम है। देखा जाए भाई, आप अगर आपका कोई बच्चा है और उसके चाचा फूफा दादी, दादी तो होगी, चाचा फूफा या मामा ये नहीं होंगे, तो वो बात किससे करेगा? अब दादा दादी है वो तो चले जाते हैं, मतलब उम्र हो जाती है उनकी, तो किसी के दादा दादी ज़्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन कोई जल्दी भी चला जाता है। तो उस समय पर उसकी इंटरेक्शन बस अपने माँ बाप से रहेगी, क्योंकि रिश्ते तो कोई है ही नहीं और। तो इस तरीके से ऐसी पॉलिसी चाइना ने लाई थी जिससे उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि आज के समय पर चाइना की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, और इतनी घट रही है कि आने वाले समय में चाइना में यूथ बहुत कम हो जाएंगे। और इसका खतरा देखते हुए चाइना ने रिसेंटली क्या कर दिया है? 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी है, यानी आप अब 3 बच्चे भी कर सकते हो। अब इसको इतने सालों बाद ये बात पता लगी है कि हमने क्या गलत कर दिया है। तो ये बात बताने की मैंने कोशिश करी इस वाले आर्टिकल में। अब लास्ट आर्टिकल जो मैं बता रहा हूँ वो है ये। इसको लिखा है भाई कमल हसन, आपने देखा होगा, ये एक एक्टर है साउथ का। और इसने लिखा क्या है पहले ऐसे समझिए बस। कोई भी फिल्म आती है, एक सेकंड, कोई भी फिल्म आती है भाई, तो उस फिल्म को सर्टिफिकेशन देता है कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो वही बताया मैंने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या देता है? कोई भी फिल्म आएगी तो उसमें कोई बदलाव होना है, कोई सीन कट होना है, तो वो कौन देता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब तक क्या था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बदलाव करेगा। फिर उसके बाद क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी बनाई, उसमें कोई ऐसे सीन थे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने काट दिए, यानी CBFC ने वो सीन काट दिए। अब मैं चाहता हूँ वो सीन आए फिर से। तो मेरे पास एक तरीका क्या होता था उस समय पर? एक ट्रिब्यूनल होता था, यानी एक कोर्ट बनी हुई थी मूवीज के केसेस के लिए। यानी अगर मूवी से रिलेटेड कोई केस होएगा तो एक कोर्ट बनी हुई थी, और उसी कोर्ट को कहते थे क्या? फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये रहा फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिल्म सर्टिफिकेशन यानी फिल्म को सर्टिफिकेट देना, एपेलेट यानी जहां आप अर्जी लगा सकते हो, और ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट की तरह। यानी अगर CBFC ने कोई डिसीजन दे दिया कि आपकी फिल्म बैन करेंगे हम,
यानी मैं मानता हूँ आप CBFC हो, ठीक है, जो देख रहे हैं, मैं क्या हूँ, फिल्म बनाने वाला। आपने मना कर दिया कि मेरी फिल्म में एक ऐसा सीन है जो आप नहीं अलाउ करोगे। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी अर्जी लेकर कि इस बंदे ने तो मेरा डिसीजन, इस फिल्म सर्टिफिकेट, इसने तो मेरा फिल्म सर्टिफिकेट दिया नहीं CBFC ने, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो अर्जी लेके जाता हूँ, किसके पास जाता था पहले, FCAT, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी मैं इसके पास जाता था कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने तो मना कर दिया, लेकिन आप हाँ कर दीजिए। फिर ये एक किस्म से कोर्ट की तरह था, और ये डिसीजन देता था कि क्या मेरी फिल्म में से सीन कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए, क्या मेरी फिल्म लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी ये कोर्ट की तरह था, जहां पर मैं और CBFC लड़ते थे आपस में जाकर, मैं नहीं, यानी मैं और आप लड़ते थे आपस में जाकर, कहां पर, इस एपेलेट ट्रिब्यूनल में। लेकिन पिछले ही महीने क्या हुआ, अप्रैल के महीने में क्या हुआ है, 2 महीने पहले जो सरकार थी उसने हटा दिया है किसको, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको बैन कर दिया सरकार ने, इसको काट दिया है, इसको हटा दिया गया है। अब देखिए नुकसान क्या हुआ है, अगर मेरी कोई फिल्म थी, मुझे लॉन्च करनी थी, और आप हो क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आपने मना कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी अर्जी लेके अब सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और आपको पता है हाई कोर्ट में इतने केसेस होते हैं, इतने पेंडिंग केसेस है, तो मुझे नहीं पता मेरा केस कब हाई कोर्ट में पेश होगा, कब उसकी अर्जी लगेगी, और कब मेरे को डिसीजन मिलेगा कि मैं अपनी फिल्म लॉन्च करूँ या ना करूँ। पहले क्या होता था, जब ये एपेलेट ट्रिब्यूनल था FCAT, तो उस समय पर क्या होता था, मैं अपनी फिल्म को सीधा लेके जाता था FCAT के पास कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मेरे को मना कर दिया है, और वो FCAT क्या करता था, मुझे जल्दी से जल्दी डिसीजन दे देता था, यानी 5-7 दिन में पता लग जाता था कि मेरी फिल्म लॉन्च होगी या नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, इसको हटा दिया गया FCAT को, सबसे पहली खामी तो ये। अब दूसरी खामी क्या है, अभी सरकार फिर से एक अमेंडमेंट करने जा रही है, किसमें, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। अब देखो इसने पहला तो क्या किया, उस ट्रिब्यूनल को हटा दिया जो कोर्ट की तरह पेश हो रहा था। अब दूसरा इसने क्या किया, अब सरकार कह रही है कि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कोई भी डिसीजन दे दिया किसी भी फिल्म के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बाद भी अब सरकार चेक करेगी कि क्या ये फिल्म लॉन्च होनी चाहिए या नहीं। यानी अब ये बस ये ऐसा कर रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है कि अगर मेरी फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भी हाँ कर दी, फिर भी उस फिल्म को कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी ऐसा लगे कि वो फिल्म किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ है, उनकी पार्टी के खिलाफ है, या फिर कुछ एजेंडा जो उस पार्टी के खिलाफ जा रहा है, उसे ऐसा लगेगा, तो वो क्या कर देगी, उस फिल्म को बैन कर देगी। तो एक किस्म से देखा जाए तो पर्सन्स की फ्रीडम को यहाँ छीना जा रहा है, जो फिल्म मेकर्स है, जो मेरी फिल्म है, मेरी फ्रीडम को छीना जा रहा है, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं उठा सकता जो सरकार के खिलाफ हो, जो ये दिखा रहे हो कि देश में क्या गलत चल रहा है, क्या सोशल इशू चल रहा है। तो यही सरकार ने यहाँ पर बहुत गलत स्टेप लिया है, और यही कमल हसन ने यहाँ पर क्या है कि अब ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसको पब्लिक के लिए रखा गया है कि पब्लिक अपनी यहाँ पर आके वो दे, राय दे। तो अब ये 2 दिन बाद पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, और आपको पता है पेश होएगा तो पास ही हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की मेजोरिटी है। तो जब ये पास हो जाएगा, फिर फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्म बनाने से हिचकिचाएंगे जो सामाजिक इशू पे हो, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ठीक है, तो यही बात थी यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप यू लाइक इट, और मैं इनको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, और भाई देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।